Hello everyone, I hope you are doing well and welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So what's the topic today? आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सकल एंड विलास की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हमने, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा एंड ये भी पढ़ा हमने कि व्हाट मेक देम एन एसेट एंड लायबिलिटी. ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो उनको एसेट क्या बनाती है, क्या ऐसी चीज़ें की जाए जो उनको एसेट बना दे और क्या ऐसी चीज़ें की जाए कि लायबिलिटी बना दे. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक टू हाइपोथेटिकल सिचुएशन. सो दो हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेंगे, कहानी है तो उनके बारे में समझेंगे. देखिए स्टोरी ऑफ शकल. तो पहले हम लोग शकल की स्टोरी शुरू करते हैं. तो शकल था कौन? सो देखिए दो दोस्त रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, सेमापुर गांव में दो दोस्त विलास और शकल रहते हैं, दोनों सेम विलेज में रहते हैं. ओके, शकल वॉज ए 12 ईयर ओल्ड बॉय. देखिए ये सारी चीज़ें नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये चीज़ें दी हुई, इनका एक इंट्रोडक्शन. एक 12 ईयर ओल्ड बॉय है जो शकल है एंड उसकी जो माँ है वो घर के काम करती है एंड जो बूटा उसके जो फादर हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है. एंड जो शकल है वो अपनी मम्मी के एंड पापा दोनों के काम में हाथ बटाता है एंड अपने छोटे छोटे भाइयों की भी वो देखभाल करता है. ओके एंड जो उसके अंकल हैं ही हैज़ पार्ट द मैट्रिकुलेशन एग्जाम उन्होंने पास किया, बट फिर भी वो घर पे ऐसे ही, उनके पास कोई जॉब नहीं है, घर पे ऐसे ही बैठे. तो अच्छा ये बताइए बेटा यहाँ पे ये क्या हो गया, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया ना, इन्होंने एक तरह से इनको जॉब मिल गई, सॉरी इन्होंने अपनी एजुकेशन को ले लिया, लेकिन फिर भी अब क्या है घर पे नहीं बैठे हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं है. तो ये लाइबिलिटी है या फिर एसेट है, बताइएगा नीचे आप लोग कॉमेंट बॉक्स में. सो देखिए बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच शकल. तो यहाँ पे जो उसके फादर हैं, उसके पेरेंट्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे शकल को पढ़ाना चाहते हैं. वो उसको फोर्स करते हैं कि वो स्कूल में जाके, जो विलेज का स्कूल है उसको जाके ज्वाइन करे. और यहाँ से जो शकल है वो पढ़ाई स्टार्ट करता है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है. तब उसके जो फादर होते हैं वो लोन लेते हैं ताकि वो शकल को आगे पढ़ा सकें. एंड शकल भी एक वोकेशनल कोर्स करता है कंप्यूटर का वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ना डिफरेंट टाइप के. तो कंप्यूटर में वो एक वोकेशनल कोर्स करता है और यहाँ से वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको एक जॉब मिल जाती है. एंड वो जॉब जब वो अपने जॉब में जाता है तो वो अपने जॉब को मन लगा के करता है और वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है. एंड जब वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है तो वहाँ के जो बॉस होते हैं उनको तो पसंद आ जाता है एंड वो उसको क्या कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं. तो आपने देखा कि शकल जो था उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई और वो कैसे कैसे धीरे धीरे उसका प्रमोशन हो गया. नाउ अब एक दूसरी कहानी देखते हैं हम लोग, किसकी देखते हैं, विलास की कहानी देखते हैं. स्टोरी ऑफ विलास. सो विलास वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय. ओके, वो भी उसी सेम विलेज में रहता है जहाँ पे शकल रहता है. एंड विलास के जो फादर महेश, उनकी डेथ हो जाती है. ओके, ही वॉज ए फिशरमैन रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है जब शकल ओनली 2 ईयर्स का होता है. तब से उसकी जो माँ होती है गीता, वो फिश को बेचती हैं जाके एंड अपने फैमिली का पेट भरती हैं. तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, वो उसकी मम्मी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसको पढ़ा सकें. वो एक दिन में मतलब वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक दिन में केवल 150 रुपये ही अर्न करती हैं. ओके, एंड उसी में क्या होता है कि विलास जो है उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, एक पेशेंट हो जाता है. उसकी जो माँ है उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम और ख़राब हो जाती है. प्लस वो स्कूल भी नहीं जा पाता क्योंकि लैक ऑफ मनी, पैसे नहीं होते हैं और ना तो वो स्टडीज़ में उतना इंटरेस्टेड ही था. तो बेसिकली वो क्या करता है, वो अपनी माँ की घर पे हेल्प करता है एंड धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है देन वो अपनी माँ की तरह वो भी जाके फिशेस गाँव में जाके फिश बेचता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो शकल था उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ, उसको जॉब मिल गई. बट सेम विलेज में विलास जो था वो अब क्या कर रहा है, वो बड़ा होकर फिश बेच रहा है क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई. ठीक है, तो इधर चलिए कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, व्हाट वी गेट एज अ कंक्लूजन. अच्छा, कंक्लूजन देखने से पहले ये पिक्चर देखिएगा आप लोग. ये पिक्चर में क्या देख रहे हैं, ये मे बी ही इज़ विलास एंड ही इज़ शकल. तो शकल देखिए हीरो बन के आ गए हैं, चश्मा उश्मा लगा के हीरो बन के आ गए. एंड यहाँ पे जो विलास है वो देखिए एक तरह से इमेजिनेशन कर रहा है ना, वो सोच रहा है कि एक टाइम था कि ये स्कूल जाता था और मैं अपनी माँ के साथ, देखिए मछलियाँ हैं ना, फिशेज़ हैं यहाँ पे, मैं अपनी माँ के साथ रहता था, ये स्कूल जाता. और आज देखो ये चश्मा उश्मा लगा के मेरे सामने हीरो बन के खड़ा है. ठीक है, तो ये एक तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है. सो देखिए हमने क्या देखा इस स्टोरी से, हमने ये चीज़ देखा कि जो शकल था वो स्कूल गया, विलास स्कूल नहीं गया. और शकल जो था दैट वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, शकल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, लेकिन जो विलास था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है और वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है. ओके, एंड शकल को डिग्री मिल गई एंड शकल ने जॉब करनी शुरू कर दी. और ये जो विलास है अभी भी क्या है, छोटी सी इनकम पे अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ के जैसे छोटी सी इनकम पे रह रहा है. ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमको निकलती है कि दैट यहाँ पे शकल के केस में क्या हुआ कि उसका जो ह्यूमन कैपिटल था,
ह्यूमन कैपिटल था उसको और ज़्यादा डेवलप किया गया। ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया, जो हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा है ना, सो वही चीज़ यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया गया। ठीक है, कैसे डेवलप किया गया? इन्वेस्टमेंट की गई उसके ऊपर, सकल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई। लेकिन जो विलास था, विलास के केस में उसका ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई। सो बेटा यही रीज़न है कि आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं क्या करती हैं, अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स की ह्यूमन कैपिटल है, उनको डेवलप करने की कोशिश करती हैं और इसीलिए मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट आर बीइंग डन ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, yes, so investment in human resources like education and medical care। ह्यूमन रिसोर्सेज पे कैसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे? लाइक एजुकेशन के थ्रू करेंगे, मेडिकल केयर के थ्रू करेंगे। यहाँ से हमको क्या होता है? एक हाई रिटर्न मिलता है, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे किस पे मिला हमको? जैसे हमने सकल के केस में देखा कि उसके ऊपर जब इन्वेस्टमेंट हुआ, बाद में उसको जॉब मिल गई। अब वो जॉब मिल गई तो अच्छा अर्न करेगा, अपनी फैमिली के लिए अर्न करेगा तो उसके यहाँ पे हमको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सो ये रिटर्न आप लोग बोलते हो ना कि आज आप कोई बिजनेस लगाओगे, देन वो रिटर्न आपको बाद में देगा। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करेगा तो वो बाद में आपको रिटर्न देगा। तो जैसे कोई फिजिकल कैपिटल जो होते हैं, फिजिकल कैपिटल पे हम जो एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें तो सेम रिटर्न हमको मिल रहा है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल में तो हमको और अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल जो होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज क्या कर रही हैं? इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सो नाउ एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। एक जो बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उस पर अगर एजुकेशन एंड हेल्थ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो वो हमको एक फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि अच्छा रिटर्न देने के चांसेस हैं। क्योंकि आप किसी भी ह्यूमन रिसोर्स पे कब एक तरह से अच्छा अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का जो एक मौका होता है, कब होता है? क्योंकि वो जब बेबी है तभी आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक चाइल्ड जो है, अगर आप उस पर शुरू से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, तो वहाँ से आपको कम खर्चे में ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक दो कंडीशन निकल के आती है। ठीक है बेटा, यहाँ से दो कंडीशन निकल आती है एक चाइल्ड के केस में। एक आती है बेटा वर्चुअस साइकिल और एक आती है विशुअस साइकिल। एक आती है वर्चुअस, एक आती है विशुअस। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, वर्चुअस साइकिल एंड विशुअस साइकिल। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ we can make a vicious cycle or virtuous cycle in term of the human resources। कि ह्यूमन रिसोर्सेज के टर्म में आप विशुअस साइकिल या फिर वर्चुअस साइकिल कैसे क्रिएट करते हो, क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले समझते हैं इसको कि विशुअस साइकिल क्या है, वर्चुअस साइकिल क्या है, विशुअस साइकिल क्या है। तो सपोज, तो यहाँ से एग्जाम्पल समझते हैं। कोई सपोज कोई फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो एक उनका एक चाइल्ड है। ओके, चाइल्ड है। अब ये दोनों जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये क्या है? एजुकेटेड हैं दोनों। तो जब ये दोनों एजुकेटेड होंगे बेटा तो इनको एक तरह से एक रियलाइजेशन होगा, इनको इंपॉर्टेंस पता होगी एजुकेशन की, हाइजीन की, सारी चीज़ की एजुकेशन, इनको एक तरह से नॉलेज होगी कि कैसे हमको ये करना चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग कोशिश करेंगे कि अपने चाइल्ड को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर पाएँ। ओके, तो यहाँ से इन लोगों ने अपने चाइल्ड को एजुकेट कर दिया, फिर कल को ये जाके इसने जॉब किया, एक अच्छा रिटर्न दिया इसने। अब ये कल की इसकी शादी होगी तो इसका भी जो एक चाइल्ड होगा, ओके, तो ये भी एजुकेटेड, इसकी वाइफ भी एजुकेटेड। तो यहाँ पे ये लोग भी सोचेंगे कि चलो अपने बच्चे को एजुकेट करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे एक तरह साइकिल बन जाती है कि यहाँ पे जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने चाइल्ड को हम एजुकेट कर सकें, क्योंकि वो भी, उनको एक तरह से नॉलेज होती है एजुकेशन की, हेल्थ की, हाइजीन की, एक तरह से नॉलेज होती है कि उनके बेटरमेंट के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन दे विल इन्वेस्ट ऑन देयर चाइल्ड, अपने चाइल्ड पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो यहाँ से एक तरह से आप देख रहे हो कि एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वर्चुअस साइकिल। बट इन कंट्रास्ट जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, जैसे हमने विलास के केस में देखा, तो विलास की जो मदर थी, तो मदर जो थी बेटा वो उनको उतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने अफोर्ड नहीं कर पाया। देन उनका जो चाइल्ड हुआ विलास, देन विलास भी क्या बाद में फिशरमैन बन जाता है एंड वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी इसकी बहुत ही कम अर्निंग होती है। देन उसका भी बाद में जब चाइल्ड होगा तो वो भी एक तरह से एजुकेटेड नहीं होगा, वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराएगा। देन यहाँ पे बेटा जो एक साइकिल बन रही है इसको हम लोग बोलेंगे विशुअस साइकिल। क्या बोलेंगे? विशुअस साइकिल। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, किसी चीज़ के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस चीज़ें बस वैसी की वैसी चली आ रही हैं। हालांकि अभी बहुत एक्सेप्शन है, अभी लोग जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स भी हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, विशुअस साइकिल एंड
वर्चुअस साइकिल। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले हम लोग की कंट्री है जापान। जापान में क्या है बेटा, वहाँ पे अगर आप देखो उसका एक रिसोर्सेज को देखो तो रिसोर्सेज उनके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, प्लस उनकी जोग्राफिकल जो कंडीशन है जहाँ पे वो सिचुएटेड है, तो वो भी उनकी वहाँ पे वोल्केनोज आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैलामिटीज आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो वहाँ पे देख रहे हैं आप लोग वो उनकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, वो उनके पास उसमें फ़ायदे में नहीं है, बट स्टिल जो कंट्री है वो बहुत ही रिच है। क्यों रिच है, वहाँ पे रिसोर्स भी नहीं है, कैलामिटी आने लगती है, तो क्यों ऐसे हैं, वो रिच क्यों है, इसलिए रिच है बेटा क्योंकि जो जापान है उसने क्या किया है, उसने अपने पीपल पे इन्वेस्ट किया है। इट हैज़ इन्वेस्टेड ऑन दी ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, किस फील्ड में, स्पेशली इन दी एजुकेशन एंड हेल्थ, स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ के सेक्टर में उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो इसी की वजह से जो उसके पीपल हैं वो जो उसके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं उसका अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे किसी के पास सपोज आप बोल दो कि उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंड है, अब वो किसी के पास कम लैंड है, बस ये जो बहुत ज़्यादा लैंड है जिसके पास, वो उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कुछ करें, वो एक तरह से ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर कर रहा है, तो यहाँ से इसका प्रोडक्शन होगा। बट जिसके पास यहाँ कम लैंड है बट स्टिल ही हैव टेक्नोलॉजी, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी को बेटर वे में यूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगा, इससे ज़्यादा ही प्रोडक्शन दे पाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो यहाँ पे एक माइंड का यूज़ करो, अपने स्किल्स का यूज़ करो, अपने एजुकेशन का यूज़ करो, अपने नॉलेज का यूज़ करो, उसका यूज़ करके ये कम में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सेम थिंग हैपेंड विद जापान। जापान ने क्या किया, उसके पास रिसोर्सेज कम थे, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो उसने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया ह्यूमन रिसोर्स में किया और बहुत ही एफिशिएंट वे में उसने क्या किया, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया। ओके, और आज के टाइम पे उसकी जो कंट्री है बहुत ज़्यादा डेवलप है, उसको एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड में उसको बहुत ज़्यादा डेवलप माना जाता है जापान में। आपको आज आप लोगों ने देखा ही होगा कि जापान की एक से एक टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसको सोच के हम लोग देख के ही शौक हो जाते हैं, एंड उसने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है। So now next topic is economic activities by men and women. ओके, सो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। यहाँ से देखिए बेटा क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल जो हमने लिया था, स्टोरी जो हमने पढ़ी थी विलास एंड सकल की, वहीं से समझते हैं कि हमने देखा कि जो हमने उसमें देखा कि जो सारे पीपल थे, जो विलास के फादर थे, सकल के फादर थे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। विलास के फादर फिश बेचते थे एंड शकल के फादर एग्रीकल्चर कर रहे थे। विलास वापस से फिश बेचने लगता है एंड सकल को एक जॉब मिल जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे वो एक तरह से एक्टिविटीज़ हो रही है ना। तो इन एक्टिविटीज़ को क्या किया गया, क्लासीफाई किया है, 3 मेन सेक्टर्स में क्लासीफाई किया। आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में होती हैं। सो एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। प्राइमरी में बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी में आपकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री होती है, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को यूज़ करते हो या फिर आप नेचर से कांटेक्ट में आके चीज़ें करते हो, नेचुरल चीज़ें जो करते हो, जैसे माइनिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, ये सारे नेचर से कांटेक्ट में आके कर रहे हो ना, तो दीज आर दी प्राइमरी एक्टिविटी। यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गई। एंड जो आपका टर्शियरी सेक्टर होता है उसमें बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने शुगर केन को प्रोड्यूस किया, शुगर केन था, शुगर केन कहाँ से आपने एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस किया, क्या गया प्राइमरी में। अब इस शुगर केन को आप ले गए यहाँ पे फैक्ट्रीज में ले गए, यहाँ पे आपने क्या बना दिया, शुगर बना दिया, यहाँ से शुगर बना दिया ना, तो यहाँ से ये प्राइमरी में था, अभी आके सेकेंडरी, आपने इससे शुगर केन से शुगर बना दिया, चीनी बना दी यहाँ से, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। अब इस शुगर केन को ले जाके जब आप मार्केट में बेचोगे, जो शॉपकीपर है जो इसको बेचेगा, तो बेटा वो शॉपकीपर आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा ना, तो यहाँ पे वो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो यहाँ पे किसान था जिसने खेती की, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। यहाँ पे जो फैक्ट्री का ओनर था वो सेकेंडरी में आ गया। यहाँ पे जो शॉपकीपर था वो टर्शियरी में आ गया, ठीक है। तो ये सारा, और यहाँ पे टर्शियरी में बेटा कैसे कौन कौन आते हैं, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, ओके, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, या फिर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं, अगर हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, जो चीज़ें बेसिकली हमको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को कभी देखो डिलीवरी बॉय जो होते हैं, डिलीवरी बॉय क्या कर रहे हैं, कुछ बना तो नहीं रहे हैं, वो बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिलीवरी बॉय भी बेटा आप क्या जाएंगे, टर्शियरी सेक्टर में, ओके। सो दीज आर
3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सारी एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कहीं पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं पे सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है एंड टर्शरी में सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। सो इन सारी प्रोडक्शन से ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये क्या करती हैं कि हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज करती हैं। इट ऐड वैल्यू टू आवर नेशनल इनकम। ये कैसे? जैसे कोई भी चीज़ आपने प्रोड्यूस की तो ये मार्केट में गया, वहाँ बिकेगा। प्लस अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर की कंट्री ने खरीदा, अब बाहर की कंट्री अगर उसको खरीदेगी तो वहाँ से हमको प्रॉफिट अर्न होगा एंड वो प्रॉफिट अर्न होकर कहाँ पे आएगा? हमारी कंट्री में वापस आएगा एंड उससे हमारी कंट्री को क्या होगा? फायदा होगा और हमारी कंट्री की इनकम बढ़ेगी। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एक्टिविटीज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं दैट ऐड द वैल्यू टू आवर नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाती हैं। सो इतना क्लियर हो गया। नाउ इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। सो बेसिकली मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बेटा? जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं ये में से आप यहाँ से बेसिकली बोल सकते हो दैट द एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर मेकिंग प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो, जो आप सोचते हो कि मैंने ये यहाँ पे ये बनाया, अब इसको मैं जाके मार्केट में बेचूंगा और यहाँ से मुझे प्रॉफिट। सो बेसिकली आप जिसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट एक्टिविटी। बट नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है? नाम से ही क्लियर हो रहा है। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होती हैं? जिसको आप खुद के कंजम्पशन के लिए करते हो कि आपने बनाया, आपने एग्रीकल्चर किया, आपको इतने वीट का प्रोडक्शन किया, राइस का प्रोडक्शन किया, अब उसको आपको अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रखना है, आपको इसको मार्केट ले जाके प्रॉफिट वगैरह अर्न नहीं करना है, देन इट वुड बी नॉन मार्केट एक्टिविटी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। सो यहाँ से आप लोग लिख लोगे, एग्जाम्पल देके आप लोग लिख लेना कि जैसे कोई किसान है वो खेती कर रहा है, देन इट वुड बी नॉन मार्केट एक्टिविटी। लेकिन वही अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है तो उन्हें फायदे के लिए करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमने एक्टिविटीज़ तो पढ़ ली, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मेन एंड वीमेन के बीच में कैसे डिवाइड है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है हमारी उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन एक्टिविटीज़ को, तो वो समझेंगे हम पूरा हिस्ट्री से लेके आज के टाइम तक पूरा। सो जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम था, कल्चरल, तो वहाँ से एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक स्टीरियोटाइप चला आ रहा है कि जो विमेन है उनको डोमेस्टिक चोर्स करने हैं, ठीक है, और जो मेल हैं उनको फील्ड में जाके बाहर जाके जॉब करनी है, बाहर के काम करने हैं, एंड जो लेडीज़ हैं उनको घर संभालना होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल से भी देखा था कि जो शकल की मदर थी वो खाना बनाती थी, घर के काम करती थी, उसके फादर जो थे वो बाहर फील्ड पे काम करते थे, ठीक है। तो ये सारा एक तरह से स्टीरियोटाइप चला आ रहा है कि लोगों को यही लगता है कि यही होना चाहिए। बट अब क्या है, सिचुएशन चेंज हो रही है, विमेन बाहर निकल रही हैं। आज की सिनेरियो बता रही हूँ, विमेन धीरे धीरे अब बाहर निकलने लगी हैं, वो भी जॉब कर रही हैं, वो भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं नेशनल इनकम में, ठीक है। सो उसको हम लोग 2 वे में समझेंगे, 2 वेज में समझेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अनऑर्गेनाइज। मतलब जो विमेन जाके बाहर काम कर रही हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके काम करें और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके काम करें, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ हम और समझते हैं कि जो डोमेस्टिक वर्क विमेन करती हैं तो क्या उनको वैल्यू मिलती है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपकी मदर हैं, वो घर पर काम कर रही हैं, तो क्या उनको सैलरी मिलती है उसकी? नो, उनको उसकी सैलरी नहीं मिलती है। बट अगर उसी की जगह पे कोई मेड आप लगा लो घर पे, मेड आएगी तो मेड आएगी, घर के वही सारे काम करेगी, घर की सफाई करना और खाना बनाना, सारा काम वो भी करेगी। बट आप उसको क्या करोगे? उसके लिए उसको पे करोगे ना, पेमेंट करोगे आप उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लेडीज़ होती हैं उनको अपने घर पे, अगर वो दूसरे घर पे जाके काम करें वहाँ से उनको पैसे मिलेंगे, तो अपने घर पे उस चीज़ की उनको वैल्यू भी नहीं मिलती है। वो घर के काम तो करती है बट उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं मिलती है। सो नाउ सी अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो विमेन बाहर निकल के काम करने जाती हैं, अगर वो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाए, उसकी बात करेंगे। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कोई ऐसे प्राइवेट छोटी मोटी सी फर्म है, वहाँ पे जाके लेडीज़, अगर वुमेन जाके वहाँ पे काम करें, तो क्या क्या फ़र्क होता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें यहाँ पे जो विलास की मदर थी वो फ़िश बेचती थी, तो वो घर के काम भी करती थी प्लस जाके बाहर का भी करती थी, बाहर निकलने लगी थी। तो यहाँ पे वो फ़िश बेच रही थी मतलब बेटा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्योंकि किसी दिन ज़्यादा इनकम हो गई, किसी दिन कम इनकम हो गई, तो उतना उनको ऊपर नीचे होता रहता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो 10 वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट। तो यहाँ पे वो बाहर निकल रही हैं और पैसे कमा रही हैं। बट हम क्या देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो विमेन होती हैं उनको अपने मेल काउंटर पार्ट से, मतलब उन्हीं के बराबर का अगर कोई मेल है और वही काम वो कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं,
उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट जो विमेन होती हैं उनको उसके हिसाब से उतना पैसे नहीं मिलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें विमेन को मेन से कम पैसे मिलते हैं। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो देखिए क्या फैक्टर हो सकता है, एक तो हो सकता है एजुकेशन, कि जो मेन है उनकी एजुकेशन अगर अच्छी होगी, उनकी स्किल क्वालिटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे बेटा क्या है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे अगर हम लोग देखें अपने कंट्री में, तो जो मेन है उनकी एजुकेशन ज़्यादा है, लिटरेसी रेट उनकी ज़्यादा है विमेन के कंपेरिजन में। तो उनको एजुकेशन होती है, एजुकेशन है तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, एंड ज़्यादा नॉलेज है तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेन के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है, एंड एजुकेशन एंड स्किल से उनकी अर्निंग भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बट इन कंट्रास्ट जो विमेन होती हैं उनके पास ना तो वो उतनी एजुकेटेड होती हैं, ना उनके पास स्किल होती है, जिसकी वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। एंड बेटा अगर अपॉर्चुनिटीज़ कम रहेगी तो आप बोलोगे कि मुझे जो भी जॉब मिल रहा है मैं वो कर लूँगी, होगा ना। तो विमेन के दिमाग में आएगा कि जो भी मिलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, सुनो। तो अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो विमेन होती हैं उनको भी सेम फैसिलिटीज़ दी जाती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या था, वहाँ पे उनको लो इनकम मिल रहा था, वहाँ पे उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। आप जाके अगर किसी नॉर्मल प्राइवेट फर्म में काम करो, उनको जब तक ज़रूरत होगी तब तक काम करेंगे, अदरवाइज आपको जॉब से बाहर निकाल देंगे। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, वहाँ पर कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता है, कोई लीगल क्योंकि फीमेल होती है उनको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, तो वहाँ पे उनके लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता है। एंड वहाँ पे लो इनकम होती है, इरेगुलर इनकम होती है, और यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि मैटरनिटी लीव वगैरह होनी चाहिए, चाइल्ड केयर होनी चाहिए, अदर सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बट अगर वही हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेमेंट अच्छी होती है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, आपको लीव मिलती है, हर चीज़, मतलब एक तरह से आप बोलो कि सारी चीज़ें आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कब जाएंगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब कब मिलेगी, जब एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, जब स्किल आपकी अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें अगर आपकी मेन के बराबर होगी तो ही आपको क्या मिलेगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलेगी। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिकली अगर देखा जाए कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा विमेन आती हैं, तो बेटी ये टीचिंग सेक्टर जो होता है, मेडिसिन सेक्टर जो होता है, इन दोनों सेक्टर में जो विमेन की आप बोल सकते हो कि वो अट्रैक्ट ज़्यादा करती है, विमेन का इन्वेस्टमेंट जो होता है कि विमेन के ऊपर, वो इन दोनों सेक्टर में ज़्यादा होता है, यहाँ पे इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। हाउएवर अभी बहुत सारी जो विमेन हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आने लगी हैं, और अदर सर्विसेज मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी हैं, साइंटिफिक मीन साइंटिफिक रिसर्च कर रही हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस में मतलब टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आ रही हैं। तो अभी देख रहे हैं हर फील्ड में जो विमेन हैं वो निकल के आ रही हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है सब में धीरे धीरे जो विमेन की एक तरह से बोलते हो क्वांटिटी है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ रही है, हर जगह विमेन आ रही है। मींस ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी विमेन, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो विमेन को जॉब सिक्योरिटी है या फिर इनकम है वो मेन के बराबर मिलती है। ओके, यहाँ पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है कि उनको कम मिलेगा या फिर उनको ज़्यादा मिलेगा। तो ये पूरा सिनेरियो था बेटा, हम लोगों ने समझा कि कैसे आज के टाइम पे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने पढ़े, डिफरेंट सेक्टर्स पढ़े, उसमें कौन कौन से फीमेल कहाँ पे हैं और मेन कहाँ पे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। आज का आपका क्वेश्चन क्या है? आज का आपका क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि किसी भी लायबिलिटी को एसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। कोई भी कंट्री है, किसी घर में, किसी जगह पे अगर कोई लायबिलिटी है, कोई पॉपुलेशन है, कोई इंसान है, वो एक लायबिलिटी है, तो उसको अगर एसेट बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी पढ़ा और इस क्लास में भी हमने उसको डिस्कस किया। तो वो नीचे आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।